एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या सरकार सचमुच हथकंडे अपनाकर जनता से सरोकार रखने वाले और देश हित के मुद्दे को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत छुपाने की कोशिश में लगी हुई है और गोदी मीडिया पूरी तरह से इस पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। जी हां, आप हैरत अंगेज बातों को सुनकर अजीब महसूस कर रहे हैं, लेकिन सही बात है। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं निहायत जरूरी है। यह सब कुछ नई बात तो बिल्कुल नहीं है। तो जान लीजिए, आप 1.5 लाख के करीब कर्जदार बन गए हैं। यानी भारत का हर नागरिक जब 1.5 लाख के करीब कर्जों में फंस जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। ये कर्जे वो जनता ने नहीं बल्कि सरकार ने ली है और सरकार ने कर्जा लेते लेते इतनी लंबी फेहरिस्त कर दी है, इतनी बड़ा राय का पहाड़ बना दिया है। कर्जा लेते लेते सरकार ने इतना बड़ा पहाड़ बना दिया है जो अब लगता है इस पर लगाम लगाना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं करीब 205 लाख करोड़ का कर्ज। इस बात में भारी भरकम और पिछले सरकारों की बात किया जाए तो 67 सालों में करीब 54 लाख करोड़ ही कर्जा ले पाए थे। पिछली सरकार तमाम मशक्कतों के बीच भी जब कर्जे लेने से बचते चली गई और सरकार विगत 9 साल में ही करीब 161 लाख करोड़ के कर्जे ले ले तो इसे क्या कहा जाएगा। और सरकार यह बताने के लिए तैयार नहीं बैठी है कि कर्जे लेकर कर क्या रही है। और यह सवाल जब गोदी मीडिया को पूछा जाना चाहिए था और उसे पूछने पर सरकार को घेरने की जरूरत थी तो गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश बैठी हुई है। और यही खेल होता है सरकारी तंत्र का, यही अपनाते हैं सरकारी हथकंडे और इसी से सरकार से जुड़ी हुई तमाम जो गलतियां हैं और उनकी नीतियां हैं उसको पर्दे डाल दिए जाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो आप समझते चले जाइए कि हो क्या रहा है और दिखाया क्या जा रहा है। आपको दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन तो पूरी तरह से घमंडिया गठबंधन है। और घमंड किस बात का होगा, पूरी तरह से तो इंडिया गठबंधन फेल साबित हो गई है। यानी इंडिया गठबंधन में वो तासीर तो बिल्कुल नहीं है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने कोई चेहरे पेश कर दे। और तमाम विरोधों के बावजूद भी जब एकमात्र राहुल गांधी सरकार को घेरने के तमाम प्रयास में लग गए हो, अब भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार पर पूरी तरह प्रहार करते हैं तो उन्हें तो उनकी सदस्यता पर भी ग्रहण लगा दिया जाता है, उसके बंगले छीन लिए जाते हैं और उनके माइक पर भी पाबंदी लगा दिया जाता है। जब उनकी फोन की जासूसी में भी सरकार दिलचस्पी लेने लगे तो कहा क्या जाए। और गोदी मीडिया ठीक इसके विपरीत एक हवा, एक नैरेटिव बनाने के तमाम कोशिश में जुट जाती है। तो 1.5 लाख के करीब कर्जे, विगत 6 माह में ही सरकार ने करीब 5 लाख करोड़ के कर्जे ले लिए। उस वक्त में पता चला जब IMF ने चेतावनी भरी लहजे में अपनी रिपोर्ट जारी की। अपने रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत जिस तरह से कर्जे ले रहा है 2028 तक 100% जीडीपी के बराबर कर्जे हो जाएंगे। यानी 100% जो जीडीपी के कर्जे हो जाने से उन्होंने चेतावनी भरे लफ्जे में अपनी रिपोर्ट जाहिर की। तो यह समझने की जरूरत है कि यह IMF कह क्या रहा है। और IMF की रिपोर्ट पर जब वित्त मंत्रालय ने पूरी तरह से पर्दा नशीनी की कोशिश की, यानी पर्दादारी की कोशिश की, इसको समझने की जरूरत है। सरकार की दलीलें हैं कि कर्जे लिए तो गए हैं लेकिन वो रुपयों में लिए गए हैं। तो क्या रुपये में कर्जे देने की जरूरत नहीं होती है? और जब पैसे थे तो कर्जे लेने की आवश्यकता क्यों थी? यह सवाल कौन खड़ा करेगा? क्योंकि सवाल खड़ा करने वाले राहुल गांधी के तो फोन की जासूसी हो जाती है, उनकी सदस्यता पर ग्रहण लगाया जाता है, चंद मिनट में ही उनके जो है बंगले छीन लिए जाते हैं। और तो और जब विदेश में राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उससे देश पर हमला तक बताया जाता है। तो कहे तो कौन कहे। और जब कौड़ियों के भाव में जब सरकारी संपत्तियों को 2 उद्योगपतियों को बेचने की साजिश रची जाए तो उस पर सवाल खड़ा क्यों ना हो। और इस सवाल के बीच में सरकार जो दिखाना चाहती है कि बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्कत और बड़ी कुर्बानियों से राम मंदिर बन रहा है, तो सवाल है
कि सरकार को करना क्या चाहिए और कर क्या रही है। सिर्फ यही नहीं, जब भारतीय रिजर्व बैंक से भी कर्जे ले लिए गए तो सवाल उस वक्त में भी खड़ा हुए, और तो और नोटबंदी के समय में भी उर्जित पटेल ने जो सवाल खड़ा किए थे, और यह सब कुछ तो हम लोग अमृतकाल में ही देख रहे हैं। सरकार 5 किलो अनाज देने में ही छाती फुलाने लगे तो 56 इंची तो कहा ही जाएगा। इसे रोकेगा कौन? और रोकने की जो नियति जब इंडिया गठबंधन के पास मौजूद हो और वो रोकने के लिए तैयार नहीं बैठी है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक भी इस तरह से सिफर हो गई, बेनतीजा निकल गई, जिससे भारतीय जनमानस को बड़ा धक्का लगा है। भारतीय जनमानस को धक्का लगने से इनको क्या लेना देना, जब ये एक संयोजक चुन नहीं पाते, प्रधानमंत्री का चेहरा इनके पास मौजूद नहीं है, और सिर्फ यही बातों पर एक तरह से इत्मीनान हो जाएगा कि सब कुछ हो जाएगा। टिकट का बंटवारा भी बड़ी समस्या इनके साथ खड़ी है। हर लोग प्रधानमंत्री बनने की होड़ में शामिल हो, जनता से ना इनको सरोकार है, और सरकार में मौजूदा लोग तो लगातार हथकंडे पर हथकंडे अपनाकर उन मुद्दों को पूरी तरह से खारिज करने की कोशिश करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, पर्दादारी की कोशिश करते हैं, जिन मुद्दों से जनता का सीधा सरोकार होता है। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि इसे पूछेगा कौन? तब 2024 के चुनाव और 2024 के चुनाव से पहले 2014 और 19 के बीच में जो बातें कही गई थी और गढ़ी गई थी, वो सब गौन होते हुए दिखते हैं। और 2024 के चुनाव करीब है, और इंडिया गठबंधन में जब आपसी जीत कायम है तो इसे रोकेगा कौन? और ममता बनर्जी की क्या बात है, जो मास्टर स्ट्रोक तो बहुत अच्छा लगाती है। और याद कीजिए पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर जब ममता बनर्जी ने तमाम चीजों के बीच एक नारा दिया था, खेला होबे, और इस बीच में नरेंद्र मोदी और उसके तमाम सिपहसालारों को धूल चढ़ा दी थी। 2 मई दीदी गई के तमाम नारों के साथ बंगाल में वापसी का सपना देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से छटपटा गई, वो कोई छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बीच में जब ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम को प्रस्ताव पेश करती है प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में, संयोजक के चेहरे के रूप में, और अरविंद केजरीवाल इस पर मोहर लगाते हुए दिखते हैं, तो इसे क्या कहा जाए? मास्टर स्ट्रोक तो जरूर है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन असहज तो नीतीश कुमार हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, और इस बीच में कहा जाने लगा पहले सीटों का बंटवारा कर लीजिए। तो सवाल है कि सीटों का बंटवारा से पहले संयोजक क्यों नहीं बनाया जाए? जनता तो इसी ओर देख रही है। लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब इंडिया गठबंधन में एक तरह से एका हो जाए, सीटों का गठबंधन हो जाए, क्योंकि भारत के तमाम ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लोग लगातार सरकार की नीतियों को जमकर प्रहार करते हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, या तो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम हो। बहुत से लोग हैं जो सरकार की नीतियों को खुलकर जो है ना विरोध करते हैं, बिना डरे, बिना सहमे, और अपनी बातों को कहने में गुरेज नहीं करते हैं। उनको तो ज्यादा धक्का लगता है। तो इसकी परवाह करेगा तो कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी करेगी, नीतीश कुमार करेंगे, लालू प्रसाद यादव करेंगे, कि स्टालिन करेंगे? जबकि स्टालिन के तमाम सांसद लगातार इस तरह के बयानबाजी करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होता हुआ दिखता है। अब बात मायावती की कर लिया जाए तो मायावती भी पूरी तरह से इस कदर की कवायदे कह रही है और कस रही है, उनकी नीतियां स्पष्ट करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से मदद कर रही है। क्योंकि याद कीजिए पिछले चुनाव में जब वो अकेले चुनाव लड़ी तो रिजल्ट 0 सन्नाटा था, और विधानसभा के चुनाव जब 400 से ऊपर सीटों पर हो जाए, उन्हें एकमात्र सीटों पर संतोष करना पड़े, तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या मायावती इससे वाकिफ नहीं है? और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव पर गौर कर लिया जाए तो जब गठबंधन हुई तो 10 सीटें उनके हाथ जरूर लग गई। क्या मायावती को इसका एहसास नहीं है? क्या सचमुच मायावती डरी है? क्या इनकम टैक्स और ईडी के छापे ने मायावती को अंदर से हिला दिया है? इन तमाम मुद्दे राजनीतिक गलियारों पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और ईडी सीबीआई के क्या कहने? बताया तो यह भी जाता है कि ईडी और सीबीआई और आईटी के डर से ही तमाम लोग इंडिया गठबंधन में एकजुट हुए, वरना ममता बनर्जी लाल झंडे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होती। और अरविंद केजरीवाल की बात कर लिया जाए तो वो कांग्रेस से बात करने के लिए तैयार नहीं होते। और इसी तरह के कमावेश सब के साथ यही परिस्थिति बनी हुई है। और अखिलेश यादव भी
पूरी तरह से नहीं चाहते हैं कि मायावती का इंडिया गठबंधन में समावेश हो जाए। अखिलेश यादव को अच्छी तरह मालूम है कि यदि मायावती साथ हो जाएगी तो उनके हाथों में उतनी सीटें नहीं लगेगी जितने सीटों का वो इंतजार में बैठी हुई है। तो लोकसभा के चुनाव से पहले जो बात कही जानी चाहिए थी, यानी सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए था, संयोजक बन जाना चाहिए, प्रधानमंत्री के चेहरे बनाए जाना चाहिए थे, इन सब के इतर जब राहुल गांधी पे सबकी निगाहें टिक जाती है, और हो तो क्यों ना हो, क्योंकि देर सवेर तो उनके भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम पार्ट 2 को लेकर भी हुए और तमाम तरह के प्रयासों के बावजूद भी राहुल गांधी का रोड मैप अभी तक तैयार नहीं हुआ और बताया जा रहा है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम शुरू होंगे, लेकिन रोड मैप तैयार नहीं है। और इसी आशा के साथ भारतीय जनमानस के एक बड़ा जत्था भी इंतजार में बैठा है कि शायद राहुल गांधी कुछ चमत्कार कर दे, और जब सोनिया गांधी किसी बात को लेकर मोर्चा संभालती है तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि कांग्रेस सीरियस हो गई है। अब स्पष्ट हो चली है कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो उसके बाद कांग्रेस में जान तो जरूर आई, इसे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के बाद तेलंगाना के चुनाव में जिस तरह डी शिवकुमार का नाम उभरा तो प्रमुख मुद्दों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी उछलते चले गए, इसे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन काफी बुजुर्ग है, तजुर्बा बहुत अच्छा है, लोगों से गर्मजोशी से मिलते जरूर हैं, लोगों से संवाद कायम करने में उसकी मिसालें दी जाती है। तो दलित चेहरा को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद ममता बनर्जी ने जरूर की थी, और यह हो सकता है कि 131 सीटों का जो आरक्षित सीटों हैं इस पर साधने की एक कोशिश मात्र हो सकती है। और अरविंद केजरीवाल क्या पंजाब में और दिल्ली में वो स्पेस देने के लिए तैयार हो जाएंगे जिस स्पेस की गुंजाइश कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखता है कि उनके अरमानों पे पानी फिर जाएगा। और जब इंडिया गठबंधन की बैठकों में यह स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि जो लोग जिस राज्य में मौजूद है उसी के हाथों में सीटों का बंटवारा हो, यानी हेमंत सोरेन के हाथों पे झारखंड में सीटों का बंटवारा, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में, तो नीतीश कुमार और लालू के हाथों में बिहार की बागडोर होनी चाहिए। और अखिलेश यादव, स्टालिन, तमाम जो नेता हैं, इन तमाम नेताओं के इशारे पर ही कांग्रेस बैठी पड़ी हुई है। तो यह अजीब विडंबना जरूर है, एक हथकंडे अपनाकर जनता के मुद्दों से भटकाने की कोशिश में जुटी हुई है। उद्योगपतियों को सरकार की तरफ से बड़े बड़े तोहफे देके उनके पैसे माफ कर दिए जाए तो इसे क्या कहा जाए। और जब सरकार जीएसटी के पैसों से सरकार चलाने के लिए मजबूर बैठ जाए तो इसे क्या कहा जाए। तो कहा तो यह भी जा रहा है कि अफसरों के पास काम नहीं है और अफसर निठल्ले बैठे हैं, तो करे तो क्या करे। बताया जाता है कि अफसर भी सरकार बदलने के इंतजार में बैठे हुए हैं, तो उनके मात्र इंतजार बैठने से राजनीतिक कयासों का बाजार गर्म नहीं होंगे और राजनीतिक के जो मुद्दे हैं वो पूरी तरह से दृष्टि पटल पर नहीं आएंगे। इस बातों का अंदाजा मौजूदा सरकार में बैठे लोगों के पास मौजूद जरूर है। तो 1.5 लाख से ज्यादा के कर्जे अगर आपके पास मौजूद हो तो आप करेंगे तो क्या करेंगे। और सरकार कहती है कि आप चादर ओढ़कर सो जाइए। धारा 370 की जितनी उपलब्धियां सरकार गिना तो जरूर ले, और निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि 370 की उपलब्धि सरकार को जरूर जाती है, लेकिन यह क्या हमारे वीर सैनिकों की शहादत 370 के समाप्ति के बाद भी क्यों नहीं रुक रही है, इन पर सवाल कौन खड़ा करेगा। ये मणिपुर पर तो सरकार को घेरेगा कौन, क्योंकि आज भी मणिपुर शांत नहीं हुई है और छिटपुट घटनाएं तो होती चली जा रही है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बात डबल इंजन सरकार की गई थी कि जब डबल इंजन की सरकार रहेगी तो समुचित विकास होगा, और विकास के नाम पर 5 किलो अनाज का डंका और विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। ये गोदी मीडिया का अपना एक भोपू। इन तमाम मुद्दों के बीच सरकार तमाम गंभीर मुद्दों को गौन करना चाहती है, छिपाना चाहती है। मुद्दे की फेरिस्त बहुत लंबी है जो सरकार छिपा रही है, जनता को भरमा रही है और मुद्दे से भटकाने की तमाम कोशिश गोदी मीडिया कर रही है। तो इस गंभीर मुद्दे पर बात करना जरूरी थी। 205 लाख करोड़ का कर्जा, बड़ा दिलचस्प नजारे हैं, और कर्जा लेकर घी पीने में सरकार माहिर जरूर है
और बात कर लिया जाए तो सरकार किसी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं बैठी है। वो इशारे करती है कि 5 विधानसभा चुनावों में मैंने 3 पर जीत दर्ज कर ली, डंका बजाने के लिए पूरी तैयार बैठी हुई है। वो ये नहीं कहती है कि 1 सीटों से वो 8 सीटों में पहुंचने में तेलंगाना में उन्हें 5 वर्ष लग गए। यानी 5 वर्ष की मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी 1 सीट से 8 सीट में भी पहुंच पाई है। उस हिसाब से करीब 50 साल लग जाएंगे उन्हें तेलंगाना में आने में। इसे पूछेगा कौन? और जब 40 विधानसभा का चुनाव मिजोरम में हुए तो मात्र 2 सीटों पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी सिमट गई। इसका सवाल कौन पूछेगा? कौन पूछेगा कि दक्षिण के द्वार उनके लिए बंद हो गए? और कौन पूछेगा कि मणिपुर में क्या हो रहा है? कौन पूछेगा कि कश्मीर के हालात में हमारे वीर सैनिकों की शहादत क्यों नहीं रुक रही है? किलिंग है वो भी नहीं रुक रही है, इसे रोकेगा कौन? सवाल है कि सरकार कर्जे लेकर कर क्या रही है और कर्जा लेना क्यों जरूरी है, इस पर सवाल कौन खड़ा करेगा? और IMF को कौन समझाएगा कि भारत अब कर्जे नहीं लेगा? और जब सरकार 161 लाख करोड़ का कर्जा विगत 9-9.5 साल में ले ले तो इसकी सवाल कौन खड़ा करेंगे? सरकार 3 कृषि कानून कैसे लाई और क्यों लाई थी? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा थी? 1 साल के किसानों के आंदोलन के बाद सरकार ने 3 कृषि कानून वापस क्यों लिए? इस पर सवाल कौन पूछेगा? मैंने कहा ना कि सरकार गंभीर मुद्दे पे लोगों को इस तरह भरमाने में और हथकंडे अपना के पूरी तरह से गौन करना चाहती है। वो हमेशा दूसरी तरफ दिखाना चाहती है और उसी तरह गोदी मीडिया को नचाती है। पूरी तरह से सरकारी तंत्रों पर उनका नियंत्रण करने की अपनी मंशा जाहिर होती है। और कौन पूछेगा कि तमाम विपक्षी पार्टी EVM से चुनाव के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव क्यों कराना चाहती है और इससे सरकार क्यों बचना चाहती है? ये तमाम मुद्दे जनता से सरोकार रखने वाली है और गंभीर मुद्दे हैं और जिस पर बात करना चाहिए और देश के हित अहित से जुड़ा मामले हैं तो सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। ये तो शुक्र मनाइए सोशल मीडिया का कि जो लगातार इस मुद्दे पे सरकार को घेरने में जुटी हुई है। तो हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।